या बचपन से ज़हीन थी। हर जमात में अव्वल आती, कई बार तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया और पहली पोजीशन पाई। दौरान तालीम इसके मामूजाद अदनान ने आना जाना शुरू कर दिया, जबकि इसके वालिद किसी रंजिश के बायस काफ़ी अरसा से तक ताल्लुक़ कर चुके थे। अदनान को शना से दिलचस्पी थी। रोज़ नित नए बहाने बनाकर आ जाता। माँ बीमार थी, जिगर का मसला था, डॉक्टरों ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। शौहर की आमदनी का निस्फ इस खातून की दवादारों पर खर्च हो जाता था। सना के अबू को बेटी की शादी की फिक्र थी। अदनान बहाने से घर की कोई ना कोई ज़रूरी चीज़ ले आता था। इस बना पर फूफी फूफा इससे खुश थे। एक दिन फूफा ने अदनान से पूछा कि बेटा, तुम आजकल क्या कर रहे हो? अंकल, मैं तालीम पूरी कर चुका हूँ और वक्ती तौर पर मुलाजमत कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे मुस्तकबिल की खातिर बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ। माली हालात ऐसे नहीं हैं कि फौरी तौर पर जा सकूं। अदनान के इस बयान पर उसके अंकल मंजूर ने तसल्ली दी और कहा कि बेटा, कुछ दिन सब्र से काम लो। मुझको रिटायरमेंट की रकम मिलेगी तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा। अदनान अपने फूफा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और ज़्यादा नियाजमंदी दिखाने लगा। मंजूर अंकल पर उसके नियाजमंदाना रवैये का असर हुआ। यह सब कुछ देखकर सना को यकीन हो गया कि एक रोज़ ज़रूर अदनान उसके वालिद से इसका हाथ मांग लेगा और वो भी इनकार ना करेंगे, क्योंकि खूबसूरत होने के साथ साथ वो एक समझदार लड़का था। सना के मामू यानी अदनान के वालिद ने पिछले 5 साल से जायदाद के तनाज़े की वजह से मंजूर साहिब से ताल्लुकात मुनक़ते कर रखे थे। ज़मीन में सना की वालिदा का हिस्सा था, जिस पर अदनान के वालिद ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था। दोनों ख़ानदानों में दूरी का बाइस ज़मीन का ये झगड़ा ही था। मंजूर ने बीवी के हिस्से की जायदाद अपने बिरादर निस्बती से हासिल करने के लिए अदालत में केस कर दिया था। इन संगीन हालात के बावजूद वो अदनान को घर आने से मना नहीं करते थे। बेटे ने जब बाप को अपनी पसंद से आगाह किया तो वालिद ने बहुत डांटा और साफ जतला दिया कि अदनान, कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी शादी सना के साथ नहीं हो सकती थी। हाँ, अगर तुम्हारे पे विपेजमैन का मुकदमा वापस ले लें तो हर रिश्ते नाते की बात हो सकती है। दोनों कुंबे अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे। अब हक और सच का फैसला तो अदालत ने करना था और आज मुकदमा की आखिरी पेशी थी। गोया फैसला होना था। दोनों जीत की उम्मीद लिए अदालत पहुंच गए। जज साहब इंसाफ की कुर्सी पर विराजमान हो चुके थे। थोड़ी देर बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। फैसला मंजूर साहब के हक में हुआ। वो खुशी से फूले ना समा रहे थे। घर आकर बेटी को पुकारा और फैसला विजमैन के कागजात इसके हाथ में थमा दिए। वो बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनका सब ही कुछ इसी का था। अदनान के वालिद ने सोचा कि मंजूर के असासे की तनहा वारिस सना है और वो बेटी से बहुत प्यार करता है, तो क्यों ना उनसे सुलह कर ली जाए। अदनान से सना की शादी की सूरत में ये जायदाद वापस उसके घर आ जाएगी, लिहाजा इसने पहल कर दी। फैसले के चंद रोज़ बाद वो कुछ करीबी अजीज़ और अकारिब के हमरा मंगनी की अंगूठी और मिठाई लेकर मंजूर के घर पहुंच गए। वो पहले ही अदनान को पसंद करते थे, लिहाजा उन्होंने रंजिश को भला दिया। यूँ रंजिशों को भला कर एक नए रिश्ते की बुनियाद रख दी गई। इस रिश्ते से दोनों ख़ानदान बहुत खुश थे और सबसे बड़ी खुशी तो मंजूर को थी। इनकी बेटी शना भी इस रिश्ते से खुश थी। तालीम मुकम्मल होने में 1 साल बाकी था। मामू मानी की ख्वाहिश थी कि वो शना को जल्द बहू बनाकर घर ले आए। ये मंजूर इतनी जल्द शादी की तैयारी ना कर सकते थे। उनका ख्याल था 1 साल बाद बेटी को ब्याह दें, जब तक उनकी प्यारी बेटी तालीम भी मुकम्मल कर लेगी और वो भी रिटायर हो जाएंगे। बस रिटायरमेंट की रकम मिलते ही वो अपनी बेटी को धूमधाम से रुखसत कर देंगे। शादन रात पढ़ाई में मेहनत करने लगी। 1 साल पलक झपकते गुजर गया। ख्वाब हकीकत में ढलने का वक्त नज़दीक गया। इस लड़की ने BA में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। कामयाबी ने हौसला दिया। उसने अपने वालिद को बताए बगैर एक अखबार में मजमून लिख कर दिया कि मौजूदा बहरानी निज़ाम में किस तरह तब्दीली लाई जा सकती है। इसके कलम में तासीर थी। वो सोच सकती थी कि औरत का काम सिर्फ खाना पकाना और बच्चों को ही संभालना नहीं, इस पर मिल्क कौम की जिम्मेदारियां आयद होती हैं। जब औरत माँ के रूप में आती है तो इसके ज़िम्मा कौन कौन से फ़राइज़ होते हैं। किसी ने खूब कहा है कि तुम मुझे अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छा तरक्की याफ्ता मुआशरा दूंगा। सना ने अपने मजमून में लिखा कि आज हमारा मुआशरा इंतहाई इन्हितात का शिकार है। मुआशरे में बहुत सी बुराइयां जन्म ले चुकी हैं।
नौजवानों को बर वक्त नौकरी ना मिलने की वजह से वो अपना वक्त बेकार गुजार देते हैं और हकीकी मंजिल से कोसों दूर चले जाते हैं। दिन बदन बेरोजगारी में इजाफा की वजह से मुल्क की तरक्की भी मुमकिन नहीं है, इसलिए मुआशरा अबतरी की जानिब गामजन है। जब तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार ना मिलेगा तो रिश्वत और सिफारिश का बोलबाला होगा। ताहम अगर कलमकार चाहें तो बिगड़ी कौम की सोच बदल सकते हैं। अखबार के एडिटर ने न सिर्फ सना का मजमून शाये किया बल्कि इसको अपने अखबार में मुलाजमत की पेशकश कर दी। उसने वालिद को आगाह किया तो मंजूर ने कहा कि हर लड़की को वालिदैन के घर से रुखसत होकर अपना एक घर बसाना होता है, मुलाजमत की क्या ज़रूरत है। बाप के मुंह से ये बात सुनकर वो रुपड़े। सोचने लगी कि क्या यही मकसद जिंदगी है। मादर मिल्लत भी तो किसी की बेटी, किसी की बहन थी। अगर वो मुल्क व कौम के लिए अपनी सोच, अपनी ज़िंदगी वक्फ कर सकती थी तो मैं क्यों नहीं। हसना ने वालिद को अपना मौक़िफ़ समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मंजूर साहिब का एक ही जवाब था, तुम्हारी शादी करनी है। मजबूर ना वो खामोश हो गई और वालिदैन की रज़ा की खातिर सुर्ख जोड़ा पहनकर पिया घर सुधार गई। अभी शादी को चंद दिन भी न गुजरे थे कि अदनान ने इसको इसके वालिद का वदा याद दिलाया। फिर शादी के 6 माह बाद अदनान अपने ससुर से रकम लेकर मज़ीद तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड चला गया। बरतानिया में ज़िंदगी बसर करना बड़ा मुश्किल था। इसका मसला वहाँ रहाइश के अलावा मुलाजमत भी था। 1 साल में उसने जो तकालीफ बर्दाश्त की वो उम्र भर की कैद की सज़ा से भी बढ़कर थी। इसका कोई लम्हा भी अपने वतन और घर वालों की याद के बगैर नहीं गुजरता था। ताहम इसने शना को अपनी उन परेशानियों से आगाह न किया। वहाँ जाकर उसे अपने वतन और वक्त की कदर का एहसास हुआ। वहाँ गोरे काम पर आने वाले हर शख्स के एक एक लम्हे का हिसाब रखते थे। किसी को काम पर पहुंचने में थोड़ी ताख़ीर हो जाती तो उसकी जगह दूसरा आदमी काम पर रख लिया जाता, लिहाजा इसको दूसरी शिफ्ट का इंतज़ार करना पड़ता था। अगले दिन काम के लिए रात भर लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। यूं फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की कमी ना थी, क्योंकि दूसरे ममालिक भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के लोग और कम शरह पर भी मजदूरी करने को तैयार हो जाते थे। वहाँ सिर्फ पाकिस्तानियों ने ही कम शरह की मजदूरी को अपनी अना का मसला बनाया हुआ था। अदनान को जब अपने वतन की कदर हुई, इस वक्त पाकिस्तान वापस जाने को टिकट के लिए फूटी कौड़ी भी ना थी। वो अपने घर से पैसे नहीं मंगवाना चाहता था, क्योंकि वो रोशन मुस्तकबिल के लिए वहाँ गया था जो महज एक खूबसूरत ख्वाब ही था। कोई मुस्तकिल रहाइश न होने की वजह से अपने घर की खैरियत बर वक्त मालूम न कर पाता था। जिसमें 4 पैसे जमा हो जाते वो फ़ोन कर लेता और घर वालों से बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता। आज बहुत दिन के बाद अदनान ने फ़ोन पर सना से बात की थी। इसने जब बेटा होने की खुशखबरी सुनी तो दूर दे रहने पर इसकी आंखों से आंसू इमड़ आए। वो अपनी बेबसी और कम मायगी का सना से इजहार न कर सका और फ़ोन बंद करके अपनी रहायशगाह में चला गया। वो अपने बेटे के ख्यालों में खो गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वतन वापसी जाने की कोई तरकीब समझ में ना आती थी। समंदरी रास्ते से वो जाना न चाहता था। रात काफ़ी बैठ चुकी थी। पिल बड़ी बेकरारी में गुजर रहा था। वक्त गुजारने कोई वी का सहारा जो नहीं आन किया। खबर चल रही थी कि बम धमाकों के जरिए 2 रेलगाड़ियों को निशाना बनाया गया है। इस हादसे में बहुत से लोगों की जानें ज़ाय हो गईं और सैकड़ों लोग बुरी तरह जख्मी हुए। इस दहशतगर्दी की बड़ी वारदात के बाद बरतानिया के अवाम पाकिस्तानियों से नफरत से पेश आने लगे। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी काम करते थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया, हालांकि उनका इसमें कोई कसूर न था। दहशतगर्दी में मुलव्वस इस हादसे के बाद पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद वापस वतन आ गई, मगर अदनान न आ सका। अदनान अपनी रहायशगाह पर कैद होकर रह गया। आखिर कब तक? एक दिन वो अपनी रहाइश से काम के लिए निकला तो पुलिस की एक गाड़ी इसके पास आकर की और कुछ बताए बगैर इसको दबोच कर गाड़ी में लेकर किसी नामालूम जगह पहुंचा दिया गया। इस तरह वह कई पाकिस्तानियों को कैद कर लिया गया था। फिर इनको अजियत भरे तफ्तीशी मराहिल से गुजरना पड़ा। इस बड़े हादसे की खबर सुनते ही सना और उसके वालिद ने अदनान से राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। एक दिन मंजूर दामाद की तस्वीर और उसके पासपोर्ट की फ़ोटो कापी लेकर इस्लामाबाद में बरतानवी सफारत खाने गए कि शायद कुछ मालूम हो सके, मगर वहाँ से भी कुछ मालूम ना हो सका और न ही बाद में एम्बेसी वालों ने कोई खबर दी। अदनान के वालिदैन भी कम परेशान नहीं थे। सना और उसके घर वालों को शक गुजरा कहीं वो इन ट्रेनों के सानिहे में जाँ बहक ना हो गया हो जहाँ और सीन के थ्रू सफ़र करने वाले जाँ बहक हुए थे।
सना के लिए अदनान की जुदाई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था, मगर सिवाय सब्र के चारा किया था। सना के पास जीने के लिए बस यादें थीं, इसका प्यार एक बेटा पास था जिसके सहारे दिन गुजर रहे थे। तन्हाई से निजात के लिए वो मज़ामीन लिखती रही। एडिटर ने एक बार फिर राब्ता किया और मुलाजमत की ऑफ़र की। इस बार उसने ये पेशकश कबूल कर ली। एक दिन दफ्तर का काम मुकम्मल करके घर जाने को थी कि एडिटर ने अपने कमरे में बुलाया और कहा कि अभी घर मत जाइए, एक खबर लगानी है। ये बरतानिया में हुए बम धमाके से मुताल्लिक है जो 8 साल कबल हुए थे, और इसमें कुछ ममालिक के लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया था, इनमें कुछ पाकिस्तानी भी थे। बरतानवी हुकूमत ने आज 8 साल बाद उनको जुर्म साबित न होने पर रहा कर दिया था। हमको उसकी खबर लगानी है। एडिटर ने हिदायत की। हालात ने सना को तनदही से काम करने का आदी बना दिया था। इसने अपने माजी की सारी यादों को दिमाग के एक कोने में बंद कर दिया, अपनी तकलीफ़ों का किसी को एहसास न होने दिया, हर वक्त काम में मसरूफ़ रहती थी। घर जाने की बजाय अपने दफ्तर के कमरे में जा बैठी। एडिटर ने कहा, थोड़ी देर बाद उन पाकिस्तानियों के नाम और तस्वीर में मिलेगी जो बरतानिया में जुर्म की सज़ा काट कर आज़ाद हुए हैं। चंद मिनटों में एक शख्स आया जिसके हाथ में उन कैदियों की तस्वीर और ख़बर की मुकम्मल रिपोर्ट थी। इसने तस्वीर और रिपोर्ट सना के हवाले कर दे। सना ने यह लिफाफा मुतालिका शोबे के हवाले किया और घर चली गई। अगली सुबह जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उठकर कमरे से बाहर आई और दहलीज पर पड़ा अखबार उठाकर वापस कमरे में आ गई। जो नहीं इसने अखबार खोला तो सबसे पहले इसे अदनान की तस्वीर नजर आई। उसने जज्बाती होकर अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। इन लोगों के बारे में लिखा गया था जिन्होंने शक की बना पर एक तवील अरसा उकूबत खानों में काटा और नाहक शर्मनाक इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक न था। बिलाखिर अदम सबूत पर वो बाइज्जत बुरी होकर हमेशा के लिए अपनी पाकसर ज़मीन पर जाकर उसकी मिट्टी को चूमना चाहते थे। यह सब पढ़कर तनाबे करार हो गए। अदनान के इंतज़ार में अब एक एक लम्हा का शिनद शवार था, मगर दफ्तर जाना भी ज़रूरी था। दफ्तर पहुंचकर इसने एडिटर और कारकुनान को अदनान की तस्वीर और रिहाई की खबर सुनाई। चंद दूसरे ममालिक के अखबारात और आला शख्सियात से राब्ता करके खबर की तस्दीक की। इसके बाद एक बड़ा पहाड़ उसके सर से उतर गया। अब अदनान का इंतज़ार था। जिस दिन इसे आना था ना अपने बेटे मुहिब और वालिद के हमरा एयरपोर्ट गई। बहुत से लोग अपने अजीज़ व अकारिब के मुंतज़िर थे। कुछ ही देर बाद तैयारा पहुंचा और क़ैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करके रहा होकर आने वाले बेगुनाह अफराद एयरपोर्ट के गेट से बाहर अपनी सरजमीन को अकीदत व मोहब्बत से चूम रहे थे। अदनान को शना महवियत के आलम में देखे जा रही थी। वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, मगर उसके चेहरे पर वही कशिश थी जो बरसों पहले हुआ करती थी। अदनान की आंखों से आंसू बह निकले। शना इसको जिंदा सलामत सामने देखकर बहुत खुश थी। अगले रोज़ उसके मुंह से सारी कहानी सुनकर इश्ना की रूह कांप उठी। उसने फैसला किया कि वो वहाँ की आला अदालतों से ज़रूर इंसाफ मांगेगी। कुछ दिनों बाद अदनान का केस लेकर लंदन रवाना हो गई। वहाँ के अखबारात और आला शख्सियात ने सना का साथ दिया। अदालत ने रोज़ाना केस की समाअत की। इंतज़ामिया अदालत को मुतमईन न कर सकी। यूं अदालत आलिया ने फैसला किया कि जिन अफराद को इतने अरसे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था उनको बतौर जुर्माना मुआवजा अदा किया जाए और उनसे मुआफ़ी मांगी जाए। शना की हिम्मत और काविश से सिर्फ अदनान ही नहीं और भी बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हुए जिनके साथ नाइंसाफ़ी की गई थी। इनमें सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं दूसरे ममालिक के लोग भी शामिल थे। हर्जाने के तौर पर मिलने वाली रकम से शना और अदनान ने मिलकर अपने लोगों के लिए तालीमी इदारा खोला जहां मुफ्त तालीम दी जाती। ये दोनों अपने मुल्क की तरक्की के लिए सरगर्म हो गए। सच है, एक औरत की तालीम पूरे मुआशरे को संवारने के बराबर होती है।